12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने जैसे ही टेक ऑफ किया, फ्लाइट तुरंत जमीन से टकरा गई। इस हादसे में 271 लोगों की जान चली गई और बस एक इंसान जिंदा बच पाया। यह हादसा बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर के 16 साल के इतिहास का सबसे पहला और सबसे दर्दनाक हादसा था। This is AI-171. We need help. We are going down. We need help. I repeat, we need help. एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के गातविक एयरपोर्ट जा रही थी। ये एयरक्राफ्ट 2014 में एयर इंडिया के फ्लीट का हिस्सा बना था, जिसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये फ्लाइट टोटल 242 लोगों को ले जा रही थी, जिसके अंदर 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। भारतीय समय के अनुसार लगभग दोपहर के 1:30 बजे फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के कुछ चंद सेकंड बाद ही फ्लाइट नीचे आने लगी। एयरपोर्ट के पास में ही मेघानी नगर एरिया में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जाके फ्लाइट क्रैश कर गई। हादसे की इमेजेस देख के हमें साफ पता चलता है कि जब फ्लाइट ने क्रैश किया तब हॉस्टल में स्टूडेंट अपना लंच कर रहे थे। यह हादसा इतना खतरनाक था कि आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोइंग और फ्लाइट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले फैक्ट्स को समझने में आसानी होगी। एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। इसमें एयर इंडिया एक एयरलाइंस कंपनी है, जो कि टाटा ग्रुप चलाता है। ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके के फ्लाइट चलाते हैं। बोइंग एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है, जो कि एयरक्राफ्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट जैसी चीजें बनाती है। और हादसे में जो प्लेन क्रैश हुआ वो इसी कंपनी ने बनाया था। इसमें 787-8 ये एक मॉडल है, जो कि बोइंग ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बनाया गया है। ये प्लेन लगभग 242 पैसेंजर तक को कैरी कर सकता है। बोइंग अपना ये 787 ड्रीमलाइनर यूएस के वॉशिंगटन में बनाता है और दुनिया भर के कई कंपनीज इस प्लेन को यूज करते हैं। अभी के टाइम पे ड्रीमलाइनर के 1000 से भी ज्यादा मॉडल सर्विस में है। इस मॉडल को जापान का निप्पॉन एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस और कतार एयरवेज जैसी कंपनी भी यूज करती है। ये बोइंग 787 के 16 साल के इतिहास का सबसे पहला क्रैश था। क्रैश के समय प्लेन में लगभग 160 इंडियन पैसेंजर्स, 50 ब्रिटिश, पोर्तुगीज और एक कनेडियन पैसेंजर भी मौजूद थे। यह हादसा इंडिया का 1985 के बाद सबसे डेडलीस्ट एयर क्रैश बना और पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्लेन एक्सीडेंट नहीं हुआ था। प्लेन क्रैश में लगभग 241 पैसेंजर की डेथ हो गई, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया। ये थे ब्रिटिश पैसेंजर विश्व कुमार रमेश, जो कि एग्जिट सीट 11A पे बैठे हुए थे। अब सीट 11A की भी अपनी अलग कहानी है। ये सीट प्लेन क्रैश में लोगों की जान बचाने के लिए मशहूर है। इसके पहले 1988 में थाई एयरवेज का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें इसी सीट ने एक बंदे की जान बचाई थी। अब 2025 में एयर इंडिया वाले इंसिडेंट में जो पैसेंजर जिंदा बचे वो भी इसी सीट पे बैठे थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तब ग्राउंड पर भी हालात बहुत खराब थे। प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल पे जा गिरा, जहाँ पे डाइनिंग हॉल पूरी तरीके से तबाह हो गया। जमीन पर भी 29 लोग मारे गए, जिसमें कि 5 मेडिकल स्टूडेंट शामिल थे। आग और मलबे की वजह से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और टोटल कैजुअलिटीज की बात करें तो नंबर 271 तक पहुंच गया है। हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने खुद सामने आकर हर विक्टिम के परिवार को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने का ऐलान किया है। तो अब समझते हैं गलती एक्चुअल में कहाँ हुई। अभी तक क्रैश के एग्जैक्ट रीजन हमारे सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारे पास कुछ क्लूज है जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम हादसे के वक्त एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सबसे पहली चीज ये कि प्लेन में ड्यूल इंजन फेलियर की संभावना जताई जा रही है, यानी कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। नॉर्मली अगर एक इंजन फेल होता है तो प्लेन को दूसरा इंजन उड़ा सकता है, लेकिन AI-171 के केस में दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये बहुत ही डेंजरस और रेयर सिचुएशन होती है। इसीलिए प्लेन ने अपना इमरजेंसी बैकअप सिस्टम एक्टिवेट किया, जिसे रैम एयर टरबाइन यानी कि RTA कहते हैं। ये एक छोटी सी हवा से चलने वाली टरबाइन होती है, जो कि पावर और कंट्रोल सिस्टम को टेम्पररी बैकअप देती है। RTA का डिप्लॉय होना ये कंफर्म करता है कि इंजन से नॉर्मल पावर सप्लाई बंद हो गई थी। दूसरी संभावना ये कि प्लेन के टेक ऑफ सेटिंग का गलत होना। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके कुछ पार्ट स्पेसिफिक पोजीशन में होने चाहिए। प्लेन टेक ऑफ वाले वीडियो फुटेज में देखा गया कि प्लेन का नोज यानी कि सामने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन फिर भी प्लेन नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। और प्लेन के फ्लैप्स और लैंडिंग गियर भी शायद करेक्ट पोजीशन में नहीं थे। ये बताता है कि प्लेन टेक ऑफ के वक्त प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं था। प्लेन क्रैश के जो ऑडियो और वीडियो सामने आया है उसमें कोई मिड एयर एक्सप्लोजन भी नहीं सुना गया। धुआं सिर्फ क्रैश के बाद ही दिखा था। ये सब पॉइंट स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये कोई ब्लास्ट नहीं था। बर्ड स्ट्राइक की संभावना भी लगभग आउट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली बर्ड स्ट्राइक से एक इंजन इफेक्ट होता है, दोनों नहीं। और ऐसा कुछ वीडियो फुटेज में भी देखा नहीं गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेन के उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट्स ने इमरजेंसी कॉल भेज दिया, जिसे मेडे कहते हैं।
यानी कि हमें तुरंत मदद चाहिए, सब कुछ फेल हो गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पायलट सीनियर और एक्सपीरियंस थे। कैप्टन को 8200 फ्लाइट आवर्स जबकि को पायलट को 1100 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया और मेडे कॉल भी दिया। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि पायलट के साइड से कोई गलती हुई होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्लेन का इंजन और सिस्टम इतनी जल्दी फेल हो गया कि पायलट्स को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। क्रैश के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम्स, फायर ब्रिगेड्स और डॉक्टर ने साइट्स को कवर किया। 50 से भी ज्यादा एम्बुलेंस से इंजर्ड लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में भेजा गया। इंडियन आर्मी के 130 जवान, जिसमें डॉक्टर और मेडिक शामिल थे, वो सब हेल्प के लिए सामने आए। एनएसजी कमांडोज ने भी एरिया को सिक्योर किया और हेवी मशीनरीज की मदद से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। पीएम मोदी ने क्रैश साइट को पर्सनली रिव्यू किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया। इंजर्ड लोगों को क्विकली शिफ्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। यूके ने भी अपनी तरफ से गैटविक एयरपोर्ट पर ब्रिटिश फैमिलीज के लिए हेल्प सेंटर एस्टेब्लिश किया। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इंडिया का AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस इन्वेस्टिगेशन का लीड कर रहा है। यूएस और यूके के भी एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व है। एक हाई लेवल क्रैश रिव्यू कमेटी बनाई गई है जिसका रिपोर्ट अगले 3 महीने में आना एक्सपेक्टेड है। DGCA जो कि इंडिया का सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है, उसने भी अपने साइड से एक्शन लेते हुए एयर इंडिया के सारे ड्रीमलाइनर प्लेन्स का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रैश साइट से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR दोनों बरामद किए हैं। CVR के अंदर पायलट की मेडे कॉल रिकॉर्ड हुई थी और FDR के अंदर प्लेन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीजें थी, जैसे कि फ्लाइट का पोजीशन, अल्टीट्यूड, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। ये डेटा अभी भी एनालाइज हो रहा है। इसके रिलेटेड अभी तक कोई पब्लिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ब्लैक बॉक्स से मिले हुए डेटा से उस दिन फ्लाइट में क्या हुआ था सब कुछ साफ साफ सामने आ जाएगा। इस क्रैश का बोइंग कंपनी पर सीधा इम्पैक्ट हुआ है। जैसे ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के सेफ्टी के ऊपर सवाल उठने लगे, सारे इन्वेस्टर्स के मन में डर का माहौल छा गया और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक 8% से नीचे गिर गया। बोइंग के लिए एक और बड़ा झटका था। इस क्रैश के बाद कई लेसन्स क्लियर हुए। फ्यूचर में बोइंग और एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डबल चेक प्रोटोकॉल लाना होगा। फ्यूल सिस्टम और इंजन सेंसर को ग्लोबल ऑडिट जरूरी होगा। क्रू को रेयर सिनेरियोज जैसे कि ड्यूल इंजन फेलियर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। एयरलाइंस को रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को डिप्लॉय करना चाहिए। इंडियन अथॉरिटीज भी अपने SOPs रिवाइज कर रहे हैं ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। सेफ्टी कल्चर को इंजीनियर्स, पायलट से लेके ATC तक लेवल पर मजबूत करना होगा। फ्लाइट AI-171 एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी थी, लेकिन हर इंसिडेंट के बाद एविएशन वर्ल्ड कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। मैंगलोर एयर क्रैश के बाद मानसून प्रोटोकॉल्स इंप्रूव हुए थे और अब अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद टेक ऑफ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम पे फोकस बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता था? कमेंट पे जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोग इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जान पाए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।